पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज में से एक है। ये क्या बकवास बात है। एक ऐसा देश जिसके पास चाय इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं थे। लोग गुब्बारे में गैस भर के लेके जा रहे थे और ट्रक के पीछे आटे के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ लगती थी। उस देश की मिलिट्री कितनी ज़्यादा अमीर और कितनी ज़्यादा पावरफुल है, ये जान के आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तान की मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी उनकी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्कूल्स उनकी मिलिट्री ओन करती है। इनका सालाना रेवेन्यू हमारे रिलायंस और अडानी से ज्यादा है। पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है। इट इज कॉल्ड अ स्टेट विद इन अ स्टेट। पर ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री लोगों के लिए नहीं अपने लिए काम करती है और पैसा कमाती है, वो पैसा फिर अपने लोगों में ही बांट लेती है। और ये बात पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट्स ही कहते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे, इस वीडियो में इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो देखिए कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है और कुछ भी अच्छी नॉलेज मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और स्टार्ट करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री की असली स्ट्रेंथ है क्या। अगर बात जीडीपी की करें तो पाकिस्तान 42वें नंबर पे आता है, बट अगर आ जाए हम मिलिट्री स्ट्रेंथ पे तो पाकिस्तान 7वें नंबर पे आता है। तो आसान भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री की रैंकिंग इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल से भी अच्छी है और इसी वजह से शायद पाकिस्तान की मिलिट्री ही सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं। पाकिस्तान के पास 5,60,000 से ज़्यादा जवान है और 2,000 से ज़्यादा टैंक है, 4,000 से ज़्यादा आर्टिलरी गन्स और 425 से ज़्यादा फाइटर जेट्स और 9 सबमरीन्स भी हैं। और चाइना के साथ मिलकर इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च करी है जिसका नाम है शाहीन 2 और इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। बट अगर दूसरी तरफ इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये नंबर कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास आर्टिलरी पाकिस्तान से तो बहुत ही ज़्यादा है, बट इंडियंस को ये बात सुन के खुश नहीं होना चाहिए। चाइनीज़ आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी दोस्त है और ये कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं होगा कि वो हमसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। हमारे पास ये बेनिफिट है कि हमारे सैनिकों को लड़ने का और जीतने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि चाइना ने लास्ट लड़ाई वियतनाम से लड़ी थी और वो भी बुरी तरह हार गई थी। और बस एक ही एरिया है जिसके अंदर पाकिस्तान भारत से बहुत ही ज़्यादा आगे है और उससे फ़र्क पड़ता है, वो है परमाणु हथियार। क्योंकि इंडिया के पास 140 है और पाकिस्तान के पास है पूरे 150। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ कि 1999 से लेकर 2006 तक पाकिस्तान ने अपना फुल बजट का 20% हिस्सा अपनी मिलिट्री के ऊपर इन्वेस्ट करा था। समझ पा रहे हो, 20% हिस्सा। और यहाँ पर लगाने की बजाय अगर वो पाकिस्तान किसी यूज़फुल जगह यूज़ कर लेता, अगर ये सारा पैसा हेल्थ, स्टडीज और जॉब्स में इन्वेस्ट होता तो शायद पाकिस्तान आज इकोनॉमिकल क्राइसिस से ना जूझता। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उस पैसे की जो पैसा पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी आर्मी को दे रही है इम्प्रूव करने के लिए। बट एक सच ये भी है कि पाकिस्तानी आर्मी को इस पैसे की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर एक मिलिट्री पे इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और हम इसे डिनाई भी नहीं करते। बट इसके अंदर और डीप जाते हैं और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे ये बोला था, इनको स्टेट विद इन अ स्टेट कहा क्योंकि पाकिस्तान कितनी भी गरीबी से गुजरा हो बट उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा अमीर है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज देयर इकोनॉमिकल बैकबोन। आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में नाम के इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी भी वहाँ पर सिर्फ नाम की है, बट चलती तो वहाँ पर सिर्फ आर्मी की ही है। प्रूफ तो पाकिस्तान के इतिहास में छुपा हुआ है। पाकिस्तान को फॉर्म हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं, उसमें से उन्होंने 32 साल मिलिट्री शासन में बिताए। जनरल अयूब खान, याया खान और जियाउल हक ऐसी जनरल्स ने हर बार पाकिस्तान में तख्ता पलट करा। शायद इसी वजह से कोई भी पीएम अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ये सारी बातें तो अब दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। बट हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कैसे बन चुका है। पाकिस्तान की एक कंपनी है फौजी फाउंडेशन, जिनके सिमिलरली टाटा जैसे बहुत ही ज़्यादा बिजनेसेस है पाकिस्तान के अंदर।
जैसे टाटा सॉल्ट से लेकर जॉब्स सब बेचता है, वैसी फौजी फाउंडेशन तकरीबन हर फील्ड में ये लोग फैले हुए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेट्रोल, बैंकिंग, सीमेंट और तो और स्कूल्स में भी 50 से ज्यादा कंपनीज पाकिस्तानी आर्मीज ओन करती है और इसका एनुअल टर्नओवर $26 बिलियन से भी ज्यादा होता है। पाकिस्तानी मिलिट्री के ये बिजनेस का नंबर हमारे यहाँ के अंबानी और अडानी से भी बढ़कर है, और पाकिस्तान की मिलिट्री खुद में इतनी ज़्यादा अमीर है कि उनको सरकार की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। आयशा सिद्दीकी जो पाकिस्तान की एक ऑथर है, उन्होंने अपनी एक बुक में कहा था कि पाकिस्तान मिलिट्री का 2007 में ही नेटवर्थ था 10 बिलियन पाउंड। एक और शॉकिंग फैक्ट है कि उस साल जो पाकिस्तान ने दूसरे देशों से फंड लिया था, ये टोटल अमाउंट उस फंड से 4 गुना ज्यादा है। फौजी फाउंडेशन के पास बहुत सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज तो है ही, पर बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड भी है। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान का 12% लैंड ओन करती है। पाकिस्तान आर्मी का हर ऑफिसर करोड़पति होता है, क्योंकि जब वो रिटायर होता है उसको 240 एकड़ लैंड एज अ गिफ्ट मिलता है और उस लैंड की वैल्यू एस्टिमेटेडली £500,000 होती है। इन सबके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं और जैसे ही कोई रिटायर होता है तो फौजी फाउंडेशन में कहीं जॉब मिल जाती है। यानी उन्होंने ये एक सिस्टम ही बना दिया है। ये जो सारी वैल्यूज़ मैंने आपको बताई, ये सारी वैल्यूज़ 2007 की है, और देखो वहाँ से अब तक तकरीबन 17 साल हो चुके हैं, तो ये वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। पाकिस्तान की मिलिट्री ये एक्सक्यूज दे कि ये बिजनेसेस चलाते कि पाकिस्तान की जो जनता है वो तो बहुत ज़्यादा करप्टेड है, तो उससे बेटर तो हम ही हैं जो ये सारे बिजनेसेस चला सकते हैं। ये बात तो सिंपल सी है। मान लो किसी देश की मिलिट्री जिसका काम उसी देश के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, वो अपने आप को उन्हीं देशों के लोगों से सुपीरियर समझने लग जाए, तो उस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ ऐसे इंसान को पाकिस्तान की पीएम की गद्दी पे बैठाया जाता है जो सिर्फ मिलिट्री की जी हजूरी करे और एक तरह से पपेट पीएम बन के बैठा रहे, और जो मिलिट्री की बात नहीं मानता उसका तख्ता पलट करा दिया जाता है। 2018 में जब इमरान खान पहली बार प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठे तो लोगों का ये कहना था कि इनके पास तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो ये देश कैसे चलाएंगे। फिर लोग कहते थे कि ये आर्मी की पपेट गवर्नमेंट है, कि आर्मी कुछ भी करती रहे बट इमरान खान उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना ले। बट यही इमरान खान कह रहे हैं कि इनको मारने की साजिश हो रही है। और कुछ टाइम पहले जैसे इनको जेल में डाला तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े दंगे हुए, क्योंकि लोगों ने उनकी आर्मी पे ही हमला करना स्टार्ट कर दिया, जो कि वहां पर ये पहली बार देखा गया था। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। तख्ता पलट की नौबत दोबारा से ना आए तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव करा गया था 2010 में कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर प्रेसिडेंट से वापस ले ली गई थी। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब तक मिलिट्री सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होगी तब तक वो सरकार को आंसरेबल क्यों होगी। सोचिए। हाल तो ये है, जनता एक सरकार को चुनती है और उस सरकार को आर्मी 5 साल भी पूरे नहीं करने देती। कि जनता एक सरकार को चुनती है अपने बहुमूल्य वोट डाल के, बट उसको 5 साल कंप्लीट ही नहीं करे दिए जाते, क्योंकि वहाँ पर फिर से मिलिट्री शासन लगा दिया जाता है। तो ऐसा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो एक तरह से मिलिट्री शासन है, जो मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, वो पाकिस्तान के लिए श्राप की तरह है। जिस देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है फिर वहाँ पर मिलिट्री शासन चलता है। मिलिट्री शासन की वजह से कोई बाहर की कंपनी नहीं आ पाती, फिर उस देश में लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती, फिर वो लोग जाते हैं पाकिस्तानी कंपनीज के पास जो कि मिलिट्री रन करती है। इस वजह से मिलिट्री का बैकबोन बढ़ता है। मिलिट्री का बैकबोन बढ़ता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है पाकिस्तान, जिससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। और जो पाकिस्तान की आर्मी के पास इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, अगर वो किसी अच्छे कामों में लगे होते तो आज की डेट में पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस ना देख रहा होता। और अगर कोई पाकिस्तानी समझदार आदमी होगा, वो यही बोलेगा कि अब हमें सिर्फ अपने देश के मुद्दों पे फोकस करना चाहिए और खर्चा नहीं करना चाहिए। बस हो गया कि हम ये डर से खर्चा करते रहें कि मान लो अगर इंडिया ने कभी हम पे हमला कर दिया तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। भाई साहब, अगर तुम इतना खर्चा अपनी आर्मी पे ही करते रहोगे तो 10-20 साल के बाद तुम्हारा देश ही नहीं बचेगा। सिविल वॉर की नौबत आ जाएगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान को कर्जा ले लेकर वेपन खरीदना बंद करना ही पड़ेगा और उसको फोकस अपनी इकोनॉमी पे करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान को कुछ ऐसी जॉब्स जनरेट करनी पड़ेगी जो मिलिट्री से कोसों दूर हों, और आने वाले टाइम में शायद पाकिस्तान के लोग ये मैसेज समझ भी जाएं। इसी वजह से मिलिट्री वहाँ की डरती है कि ये लोग हमारे खिलाफ रिवोल्ट ना कर दे और हम इन लोगों को शायद कंट्रोल भी ना कर पाएं।
अगर आप मेरी बात से ज़रा से भी सहमत हो तो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, और ज़्यादा कुछ मत करना, एक लाइक ड्रॉप कर देना। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।